हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं गणेश चौहान और हमारे साथ सीनियर फैकल्टी डॉक्टर पीएल सैनी। हम लोग आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे। और ये जो हमारा एपिसोड है जो कि सीएलसी के प्लेटफॉर्म से रिलीज हो रहा है, ये 54/90 यानी कि 54 वाला एपिसोड है, जिसमें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट से मतलब है कि एंजियोस्पर्म, और उसके बाद में इसके हम लोग 4 लेक्चर और लेकर आएंगे, 4 एपिसोड और हैं, जिसमें हम पूरी एम्ब्रियोलॉजी को डिटेल में स्टडी करेंगे। मींस इससे रिलेटेड सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उनकी हम स्टडी करेंगे। तो डॉक्टर साहब, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से हमको सही कथन का सिलेक्शन करना है। तो आप देखें, asexual reproduction occurs without fusion of gametes, है ना? बिल्कुल सही। तो जो asexual reproduction होता है उसमें गैमीट का फॉर्मेशन तो होता ही नहीं। बिल्कुल, तो फ्यूजन की कोई बात हम कर ही नहीं पाएंगे। तो ये इट इज करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज करेक्ट, है ना? अच्छा, इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिवर्सली यूनिपेरेंटल प्रोसेस। ये एनिमल्स के रेफरेंस में थोड़ा सा सटीक नहीं बैठेगा। एनिमल्स में मेल और फीमेल अलग भी हो सकते हैं। इसने कहा है यूनिवर्सली यूनिपेरेंटल प्रोसेस। सो अच्छा, जैसे कुछ सरेल्गी भी है जहां पर यूनिपेरेंटल, जैसे यूलोथ्रिक्स है। बिल्कुल नहीं, एनिमल्स में भी लेकिन यूनिवर्सली नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना? तो इसीलिए ये यूनिवर्सल जो टर्म है उसकी वजह से ये सेंटेंस हमारा करेक्ट नहीं होगा, मींस ये रॉन्ग हो जाता है। अब जो थर्ड स्टेटमेंट है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस अकर व्हिच हेल्प इन इवोल्यूशन, मतलब इट इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग ओवर तो होता ही नहीं है, मींस मियोसिस के जरिए गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी इस चीज की नहीं है कि वहां पर वेरिएशन की प्रोसेस हमें देखने को मिले। वेरिएशन के प्रोसेस के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना जरूरी है। तो इसका मतलब है इसमें जो है न्यू कैरेक्टर का एडिशन नहीं हो पाएगा, पेरेंट्स की आइडेंटिकल फॉर्म बनती है, क्योंकि मियोसिस न होने से बनने वाली जो सेल्स है या जो प्रोजेनीज है उनके अंदर न्यू कैरेक्टर का एडिशन नहीं होता। इसलिए इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मतलब उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। सो इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। यस। अब है अडेप्टेबिलिटी टू एनवायरनमेंट क्रिएट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा है जो पेरेंटल जो फीचर्स है वही ऑफस्प्रिंग में पहुंचेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी किसी नई प्रोजेनी की पॉसिबिलिटीज नहीं है, नए कैरेक्टर ऐड नहीं होंगे, तो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस डेवलप होने की कोई संभावना नहीं। तो इसका मतलब है कि ये रॉन्ग हो जाता है। इसका मतलब है आंसर फोर्थ इज करेक्ट। फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाता है ना? तो इरेजर से कर सकते हैं, है ना? तो डॉक्टर साहब, एक बार अपन चाहते हैं कि एक पहला क्वेश्चन तो चलो हमने ले लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ एसेक्सुअल और सेक्सुअल की थोड़ी सी रिप्रोडक्शन की बात हो जाए, है ना? तो हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो जैसे हम डाइवर्सिटी में जाते हैं तो सर वहां पर व्हाट आर लिविंग्स की बात करी गई। जी बिल्कुल। तो वहां पर ये बात कही गई है कि लिविंग्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच एक्सप्रेस इटसेल्फ विद देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट बाय वेरियस एक्टिविटी लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। तो वहां पर भी रिप्रोडक्शन की बात करी गई। जी बिल्कुल, है ना? तो इसका मतलब है कि लिविंग का रिप्रोडक्शन जो कैरेक्टर है वो एक तरीके से एक नेसेसरी माना गया है। ये बात अलग है कि कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं भी करते हैं जी। तो इसीलिए एनसीईआरटी की डाइवर्सिटी वाले हिस्से में
रिप्रोडक्शन इज नॉट इंक्लूडेड एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग्स, मतलब लिविंग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं की गई है, लेकिन इट इज नेसेसरी इवेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर लाइफ साइकिल, फॉर देयर लाइफ साइकिल। अब ये रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म करते ही क्यों है? तो रिप्रोडक्शन करने के पीछे वजह ये है कि वो अपने ही जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म को बनाना चाहते हैं जिनसे उस टाइप की जो स्पीसीज है उसकी नेचर में एग्जिस्टेंस बनी रहे। दूसरा, जो एनिमल डेथ के जरिए लॉस हो जाते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए भी रिप्रोडक्शन की नेचर में जरूरत होती है। अब ये रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है, एक है एसेक्सुअल और एक है सेक्सुअल। ये बात अलग है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का भी कंसेप्ट होता है, तो वो एसेक्सुअल में ही कहीं ना कहीं कंसीडर होता है। जी बिल्कुल, ठीक है। अब यहां पर जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म अपन कंसीडर कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म। ठीक है। तो जो ये जो टाइप है एक्चुअली ये दो तरीके से माना गया है बेसिकली, जो ज्यादातर हम फॉर्मेट में स्टडी करेंगे, वो है एसेक्सुअल और दूसरा यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें हम क्या देख रहे हैं? हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कहीं ना कहीं यूनिपेरेंटल होता है। वास्तविकता में ये है कि जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें ज्यादातर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन की प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ती है वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज बढ़ती है। एक्चुअली प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते ही क्यों डॉक्टर साहब? क्योंकि मेरे हिसाब से उन्हें नए एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्टेशन देने के लिए, उनको अपना इवोल्यूशन करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट सही है। एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, वेरियस टाइप ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। मतलब दीज आर जस्ट लाइक जैसे ड्रॉट रेजिस्टेंस, वीडिसाइड रेजिस्टेंस, ये ऐसी जो अडेप्टेबिलिटी है ये डेवलप हो जाती है थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम पर एनसीईआरटी में कई प्रोसेस आपको दी गई हैं, जैसे कोनिडिया फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पर बर्ड फॉर्मेशन है, जैसे गैम्यूल फॉर्मेशन है ना। तो ये सब चीजों की बात करेंगे। इसके बाद में एंजियोस्पर्म के रेस्पेक्ट में यहाँ पर रनर, सकर, ऑफसेट, इन सब चीजों की भी बात करी गई है। जी बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। और इसके बाद में यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में बात करी गई है वो डिफरेंट यहाँ पर कंसीडर किए गए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन की भी बात करी गई है। जैसे यहाँ पर मार्केशिया में बात करी है सर, तो मार्केशिया में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी बात करी गई है। इसके बाद में कारा की एनसीईआरटी ने बात करी है, जो हमारे अगले क्वेश्चन में भी आएगा, जहां पर जेम्यूल और यहाँ पर मतलब न्यूक्लियल और ग्लोब्यूल की बात करी गई है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर फ्लावर की भी बात करी गई है ना। तो इस तरीके से हम देखें तो जो एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक्चुअली क्या है, वो अपना फ्लावर है। ठीक है। तो फ्लावर में जो अपने एंथ्रीडियम है और वो जो स्टेमेंस हैं और जो कार्पल है वो उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर किए गए, है ना जी। तो इस तरीके से सारी जो स्टडी है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पर वो ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है, और इस तरीके से हम लोग इस सारी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना सर। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें अच्छा कंसेप्ट है, ये कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी से रिलेटेड भी है। तो सर, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया और अमीबा के अंदर एक प्राकृतिक जो डेथ होती है वो हमें देखने को नहीं मिलती।
सर इसकी मेन वजह? रियल में मतलब मल्टी सेलुलर बॉडी है, उसकी कुछ सेल्स ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, रिमेनिंग बॉडी जो है एक टाइम के बाद में जो है उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक सिंगल सेल कंप्लीट बॉडी को मतलब रिप्रेजेंट करेगी। अब यदि ये रिप्रोडक्शन करती है तो थ्रू बाइनरी फिशन इट फॉर्म टू सेल्स एंड बोथ डॉटर सेल्स एक्ट एज ए न्यू इंडिविजुअल। सो यहाँ पे लेफ्ट पार्ट कुछ नहीं है, पीछे बचा कुछ नहीं है जिसकी डेथ हो सके। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि उनकी टोटल जो पेरेंटल बॉडी है सिंगल सेल्ड है, और सिंगल सेल्ड होने के साथ साथ क्या होता है, थ्रू बाइनरी फिशन डिवाइड हुई तो दो न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मेनी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, आई मीन जो है ना कुछ सेल्स वेजिटेटिव होती हैं, कुछ जनरेटिव होती हैं, और रिप्रोडक्शन ओनली जनरेटिव के थ्रू होता है। तो सोमेटिक सेल्स की समय के बाद जो है एक्टिविटी स्लो होने के बाद डेथ हो जाती है। बिल्कुल, मतलब अपन इसे मान सकते हैं कि जैसे एक अमीबा है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो अमीबा अगर फिजन करता है तो ये दो अमीबा में सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इसमें कोई भी जो पार्ट है वो रिमेनिंग नहीं रहेगा, यही कहना चाहते हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मींस यहाँ पर एक अमीबा जो पेरेंटल बॉडी है वो कहीं ना कहीं दो डॉटर में कन्वर्ट हो गया, इसमें कोई पार्ट बचा भी नहीं, पीछे बचा भी। तो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं है कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिसेलुलर कई हैं सर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे अपना पैरामीशियम है वो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस के जरिए रिप्रोड्यूस करता है ना। They reproduce only by the binary fission। ये भी जरूरी नहीं, ऐसा भी नहीं है, वो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो they are माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। ये भी तो हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। बिल्कुल, है ना। तो पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑफस्प्रिंग, मतलब ये जो डायग्राम है ये भी कहीं ना कहीं इस फोर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पूरी की पूरी पेरेंटल बॉडी है वो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गई न्यू इंडिविजुअल्स में, यानी कि जो पेरेंट है उसका कोई रिमेनिंग पार्ट है ही नहीं, तो वो तो सीधे सीधे ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर फोर्थ आंसर क्लियर बन गया जी। तो ये अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये अपनी एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टडी करेंगे, ये है सेल डिवीजन इटसेल्फ इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। डॉक्टर साहब ये अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जी बिल्कुल, रिप्रोडक्शन वाले हिस्से में जी, जहां अपन व्हाट आर लिविंग्स में स्टडी करते हैं वहां पर लिखा है जी। तो वहां पर कहा गया है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो एक्चुअली जब डिवीजन करते हैं तो उनके नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो गए, उसके साथ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी इंक्रीज हो गए, है ना। तो वहां पर एक्चुअली कहा गया है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एज ए सिनोनिम टर्म्स, बिल्कुल दोनों ही सिनोनिम्स के फॉर्म में माने गए हैं। तो अल्टीमेटली अब हम देख सकते हैं कि सेल डिवीजन इटसेल्फ इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, तो वो यूनिसेलुलर के प्रोटिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये क्वेश्चन प्रोटिस्ट के बारे में बात कर रहा है जहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे के सिनोनिम। हाँ, तो इसमें सर ये बैक्टीरिया भी कंसीडर हो जाएगा? बिल्कुल होगा, अमीबा एंड बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर की बात हो रही है ना। हां, अमीबा एंड बैक्टीरिया, हां एक्चुअली बात तो इसी की है जी। अगर अपन पेनिसिलिन और क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो चलो ये तो यूनिसेलुलर है, बट लेकिन ये मल्टीसेलुलर है तो ये कंसीडर इसमें नहीं होगा, है ना। कारा मल्टीसेलुलर है, पेनिसिलिन मल्टीसेलुलर है, ये भी इसमें नहीं आएगा। एस्परजिलस मल्टीसेलुलर फंगस हो गई, बट अमीबा इज यूनिसेलुलर, अमीबा इज यूनिसेलुलर। तो अपना राइट आंसर मेरे ख्याल से फर्स्ट, ये फर्स्ट बेहतरीन ऑप्शन बनता है, और ये भी एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी है ना सर जी। ओके, नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग टर्म। इनको ये मेरे लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक्चुअली बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन भी की जा सकती हैं। जैसे कहा गया है कि फ्लोरेसेंट हार्मोन, दूसरा है जीन रेगुलेशन, तीसरा है फोटोपीरियडिज्म, और फिर कहा गया है कि अबव टर्म रिलेट विद द फॉलोइंग प्रोसेस। ये जो चार प्रोसेस दी गई हैं इनमें से ये जो चारों चीजें, तीन जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये किससे रिलेट कर रहे हैं। अब पहला है वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो डॉक्टर साहब वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ प्लांट्स
के लिए फ्लोरिजन रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बिकॉज फ्लोरिजन हार्मोन इज ए हाइपोथेटिकल हार्मोन बट इट रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग इन प्लांट्स। सो वेजिटेटिव ग्रोथ में फ्लावरिंग कंसीडर नहीं करेंगे। वेजिटेटिव ग्रोथ मींस ग्रोथ इन रूट, स्टेम, लीफ इटीसी। बिल्कुल। सो फर्स्ट नहीं जा पाएगा। हाँ, अब लीफ फॉर्मेशन इन प्लांट्स, इट इज आल्सो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट, तो ये भी लगभग फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही जैसे हो जाते हैं। तो इसमें हमारा वो डॉक्टर साहब ने जैसे बोला कि फ्लोरेसेंट हार्मोन इसमें कंसीडर नहीं होगा। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, इसमें भी डेवलपमेंट होता है, मोस्टली एबीए का रोल होता है, फ्लोरिजन का कोई रोल नहीं। अच्छा। इसमें जैसे सीड फॉर्मेशन होगी तो ओवरी में क्या होता है, आई मीन ओव्यूल्स में एबीए का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और सीड की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिड्यूस होती चली जाएंगी और फाइनली वो एक डोरमेंट सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अब ये जो थर्ड ऑप्शन है फ्लावर फॉर्मेशन इन प्लांट्स, जी फ्लावर फॉर्मेशन, ये हमारे लिए राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा फोटोपीरियोडिज्म, लाइट ड्यूरेशन जो है वो क्या करती है, इस हार्मोन की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। शॉर्ट डे, लॉन्ग डे में अकॉर्डिंग टू प्लांट, टाइप ऑफ प्लांट, फोटोपीरियोडिक इफेक्ट photoperiodic effects are responsible for flowering, so they synthesize florism hormone. तो both photoperiodism and florism hormone। उसके बाद आप जानते हैं कि किसी भी प्लांट की एक्टिविटी जो होंगी, चाहे वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो रही हो चाहे जनरेटिव ग्रोथ, these are regulated by gene regulation। so third answer is correct answer। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि जैसे अपने जीनोम प्रोजेक्ट में एक प्लांट के जो जीनोम पढ़े गए हैं उसमें एक अरेबिडोप्सिस नाम है, बिल्कुल, और एक राइस नाम जीनोम प्रोजेक्ट में। तो वहां पर ये बात कही जाती है कि फ्लावर फॉर्मेशन इन अरेबिडोप्सिस थालियाना इज कंट्रोल्ड बाय 26,000 जीन। जी, तो वहां एक बात, ये भी बात आती है। तो अरेबिडोप्सिस थालियाना का जो जीनोम प्रोजेक्ट स्टडी हो चुका है उसमें वो 26,000 जीन कंट्रोल करती है, तो उससे ये बात अपनी जस्टिफाई हो जाती है। बिल्कुल, कि उन जीन्स के लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं होम्योसिलेक्टर जीन। हाँ, एप्टेला, अगेमस, इस टाइप के जीन्स होते हैं जो फ्लावर की फॉर्मेशन के लिए रिस्पांसिबल जी, है ना। तो ये अपना राइट आंसर बन जाता है। तो डॉक्टर साहब ने ये बात कही है, फिर से एक बार समझ लो कि चूंकि आपके फर्स्ट और सेकंड जो ये जो ऑप्शन है उसमें आपका फ्लोरेसेंट कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये जीन और फोटोपीरियोडिज्म का रोल हो सकता है डॉक्टर साहब जी, लेकिन आपके जो फ्लावर फॉर्मेशन इन प्लांट्स की बात हो रही है उसमें तीनों चीजों का यूज होगा। एक पर्टिकुलर फोटोपीरियोडिज्म के बाद में आप जानते हो कि लीफ में फ्लोरेसेंट बनता है, वो फ्लोरेसेंट स्टेम में ट्रांसफर होता है और ट्रांसफर स्टेम में होने के बाद में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है जी, है ना। और फिर बाकी प्रोसेस जो है वो जीन और ये सब चीजें कंट्रोल कर देंगे, है ना सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर रेगुलर ऑफ फ्लावर, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमने ये भी आपको एक चीज दिखा रखी है। तो यहाँ एक चीज और एक्सप्लेन हो जाती है, एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर जो उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है वो सर फ्लावर है जी, बिल्कुल। और वहां पर एक बात और कही गई है, ये मॉर्फोलॉजी वाले हिस्से में भी कही गई है कि ये एक्चुअली सूट का मॉडिफिकेशन जी, बिल्कुल, फ्लावर इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ सूट। तो कहा जाता है कि जो इसके कहीं ना कहीं नोड इंटरनोड रीजन होते हैं, ये नोड इंटरनोड्स, ठीक है, तो इन पर जो लीव्स की पोजीशन है वही लीफ कहीं ना कहीं फ्लोरल पार्ट्स में कन्वर्ट होती हैं तब, जबकि एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है सर जी, है ना जी। तो ये कहा जाता है कि जो ये अपन देख रहे हैं ये तो कहलाते हैं इसके नोड रीजन, ठीक है, और ये जो बीच में पार्ट है वो है इंटर नोड, क्लियर। अब कहा जाता है कि नोड और इंटरनोड दोनों कंडेंस होके कहीं ना कहीं इस रेसेप्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं, मींस नोड और इंटरनोड इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एक थैलेमस लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और फिर जो लीफ वाले पॉइंट्स हैं एटलीस्ट जहां पर एपिकल मेरिस्टेम है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्लोरल मेरिस्टेम में सर। तो मेरे हिसाब से जो एनसीईआरटी कहना चाहती है वो यही है, क्योंकि ये तो एक प्लांट का सूट पार्ट है
ये, और ये इसका फ्लावर है, तो इसका मतलब है कि जो नोड इंटरनोड है उसने थैलेमस का फॉर्मेशन किया। अब इसमें जो नोड्स हैं वो यहीं पर मौजूद हैं। अब जो यहाँ पर नोड से लीव्स बनने वाली थी, अब यहाँ पर फ्लोरल पार्ट्स बन जाएंगे, इसके जो जिसके कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम और गायनेशियम है, ऐसा फॉर्मेशन हो जाए। तो इसकी एक्सप्लेनेशन दी। दरअसल फोटोपीरियोडिक इफेक्ट जो होंगे वो लीफ रिसीव करेंगे और उसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पे फ्लोरिजन की फॉर्मेशन होती है। फ्लोरिजन क्या करता है, इस वाले पार्ट में ट्रांसफर होने के बाद और उन जीन्स को एक्टिवेट कर देता है, जिनको अभी हमने बात कही थी होम्योसिलेक्टर जीन। उन जीन के एक्टिवेशन से इन लीव्स का मॉडिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है और शूट कंप्रेस हो जाता है। इस कंप्रेस्ड पार्ट के लिए हमने वर्ड यूज किया फ्लावर। सो आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ड ऑफ लीफ इज मॉडिफाइड इनटू कैलिक्स, सेकंड इन कोरोला, थर्ड इन एंड्रोसियम एंड फोर्थ इन गायनेशियम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नेक्स्ट और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक सर। Which of the following regulate the reproductive process and the behavior expression of organism? तो एक रेगुलेट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से मतलब वही फ्लावर फॉर्मेशन और जो रिप्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज हैं वो, तो मेरे हिसाब से इसमें अपन हार्मोनल तो कंसिडर करेंगे है ना, तो ये तो होना ही होना है। इसके बाद में एनवायरमेंटल फैक्टर, क्योंकि फोटोपीरियोडिज्म भी इसमें कंसीडर हो जाएगा। जी, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सीजनल ब्रीडर होते हैं। हाँ। तो एनवायरमेंटल फैक्टर ही तो उसमें इन्वॉल्व होंगे। मोस्टली वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रेनी सीजन में रिप्रोडक्शन मतलब करते हैं, तो उनमें एनवायरमेंटल फैक्टर, हाई मॉइस्चर, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सारी चीजें वो उसको। इसके अलावा आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में इंसेक्ट जो है ना उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। उसका रीजन यही है कि वो टाइम उनका रिप्रोडक्टिव फेज होता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर आल्सो अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। आंसर तो मेरे हिसाब से अपना ये फोर्थ आंसर राइट बन जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर प्लस हार्मोन, इवन इसमें इंटरनल फैक्टर में हार्मोन कंसीडर होता है, तो इंटरनल फैक्टर में जीन भी आ जाएगा। अगर यहाँ जीन भी होता तो ऐसी कंडीशन में फिर ऑल ऑफ दीज आंसर आपके लिए बन जाता। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रहे कि ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली ये एक कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपके 2 या 4 क्वेश्चन और भी बन जाते हैं। तो आप ऐसे ना समझें कि ये 40 क्वेश्चन है या 50 क्वेश्चन है। एक्चुअली वास्तव में देखा जाए तो ये आप हर क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उतना कंसेप्ट आपके पास पहुंचना चाहिए। अच्छा, तभी इसकी सही मायने में बेनिफिट है डॉक्टर साहब के जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, कि आप एक क्वेश्चन के साथ में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन एडिशन इसमें समझने की कोशिश करें, तभी मेरे ख्याल से बेनिफिट है इस चीज का, है ना सर? तो आंसर लाइफ स्पान पे थोड़ा सा बताइएगा बच्चों को। जैसे लाइफ स्पान अपने जूलॉजी में कंसिडर होता है। अपने एनसीईआरटी के जो फर्स्ट लेसन है इसमें लाइफ स्पान की बात करी गई है। मीन्स एक ऑर्गेनिज्म जब से बर्थ होती है और जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है तब तक तो डिफरेंट फेजेस को, जुवेनाइल और एडल्ट फेज को कंप्लीट करता है ना? अब हम लोग इस क्वेश्चन में यदि लाइफ स्पान को ऐड करें तो आंसर, तो मेरे विचार से लाइफ स्पान जो है वो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। एक ऑर्गेनिज्म है, उसका लाइफ स्पान मान लीजिए फ्यू वीक है तो भी वो रिप्रोडक्शन करेगा, और यदि एक ऑर्गेनिज्म है उसका लाइफ स्पान सो लॉन्ग तो वो भी रिप्रोडक्शन करेगा। सो ये वाला पार्ट जो है वो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं कर सकता। सही है, तो अपना फोर्थ आंसर बन जाता है। ओके सर जी, थैंक यू। तो ये 6 क्वेश्चन है और यहाँ पर लिखा है द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड गैमीट्स इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन रिस्पेक्टिवली, है ना? तो यहाँ एक्चुअली डबल फर्टिलाइजेशन का भी कंसेप्ट है। तो अपन जैसे ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं अपन एक बार एम्ब्रियो सेल को बना लें। जैसे यहाँ पर एक एग सेल का कंसेप्ट है, सिनर्जिड का कंसेप्ट है, ये 2 सिनर्जिड सेल हैं, ये एग सेल है, और यहाँ पर अपना सेकेंडरी न्यूक्लियाई है ना सर जी। और ये कहीं ना कहीं ये पोलन ट्यूब का कंसेप्ट है और इसमें 2 मेल गैमेट है इस तरीके से। तो अब आप देखें कि यहाँ पर न्यूक्लियस की बात करी जा रही है, तो न्यूक्लियस कितने इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर, है ना, और कितने गैमेट इन्वॉल्व होंगे।
तो गैमीट तो ये दो जो है जो पोलन ट्यूब के अंदर है, एक्चुअली ये सर 2 मेल गैमीट है ना, बिल्कुल। तो ये 2 मेल गैमीट हो जाएगा। और गैमीट के नाम पर अपन बात करें तो एक ये एग भी एक गैमीट कंसीडर होगा सर, बिल्कुल, है ना, तो ये भी फीमेल गैमीट हो गया। तो गैमीट एक्चुअली 2 मेल गैमीट डबल फर्टिलाइजेशन में एंगेज होंगे, प्लस एक एग जो कि फीमेल गैमीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इन्वॉल्व होगा जी। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर हो सकते हैं फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड, क्योंकि इसमें गैमीट लास्ट में 3 आ रहे हैं। लेकिन अब बात आती है न्यूक्लियस की जी। तो टोटल न्यूक्लियस इसमें टोटल न्यूक्लियस 5 है ना, 1 2 ये 3 ये 4 एंड ये 5 है ना, क्योंकि सिनर्जिट ने तो इसमें पार्टिसिपेट किया नहीं है जी, क्योंकि सिनर्जिट तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन में हेल्प करने का काम करती है, बिल्कुल, है ना। ये तो यहाँ पर केमिकल बनाएगी, और केमिकल की प्रेजेंस में जो ये पोलर ट्यूब है, इसका अट्रैक्शन होगा, मींस केमियोट्रोपिज्म मूवमेंट करती हुई पोलर ट्यूब एग की ओर एंटर होगी, है ना। तो अपना राइट आंसर सर 5 एंड 3। ये भी एक कंसेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन है, इस पर संभावित क्वेश्चन कई बन सकते हैं, तो इसलिए इसको आपको रखा गया। ओके सर जी। सेकंड क्वेश्चन है, पोलन टैबलेट एंड सिरप्स आर न्यूट्रिटियस एंड यूज्ड बाय, ये सर अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। दरअसल पोलन ग्रेन्स जो है दे कंटेन क्वालिटेटिव फूड, क्वांटिटेटिव नहीं है। क्वांटिटी तो बहुत ही मतलब माइन्यूट सी होती है, ठीक है, लो क्वांटिटी है, बट क्वालिटेटिव फूड होता है और वो हाई एनर्जी यील्ड करता है। इसलिए जो है इसको हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं, पोलन टैबलेट्स फॉर्म की जाती और पोलन टैबलेट्स आर हाई एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। अब किसके लिए यूज होता है, तो जरा से इसकी बात करते हैं। वैसे सर ये है कि जैसे कहा जाता है कि जब पोलन फिशल इंटरेक्शन होता है रिप्रोडक्शन के टाइम पर, तो जो इनिशियल रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो पोलन ग्रेन सेल प्रोवाइड करता है, बिल्कुल वही देता है। उसके बाद में जो पोलन ट्यूब जब स्टिग्मा में एंटर हो जाती है, फिर जरूर उसका फीमेल पार्ट उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। लेकिन तो इसीलिए पोलन ग्रेन ने नेचुरल फॉर्म में अपने लिए न्यूट्रिशन वहां पर कंटेन करके रखा है। अब वो चूंकि सर ने बोला कि वो एक बेहतरीन क्वालिटी का होता है, क्वांटिटी से ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो क्वालिटी इतनी बेहतर होती है कि हम पोलन जो ग्रेन्स होते हैं कई प्लांट्स के, कहा जाता है यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग हैं वो इनसे टैबलेट और सिरप्स बनाते हैं, जिससे कि एथलीट्स और रेस हॉर्सेस का जो परफॉर्मेंस है सर, वो इनहेंस होता है, ऐसा एनसीईआरटी ने लिख रखा है ना। तो इसलिए यहाँ पर अपना फर्स्ट आंसर है, और वो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो ज्यादा कोई इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। Next question is, in more than 60% angiosperm plant pollen grains are said in, means यहाँ पर सर कहा जा रहा है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है जी, वहां से वो कितनी सेल स्टेज पर इजेक्ट होता है, माइक्रोस्पोर जी, है ना। माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन की फॉर्म में, वो मैच्योर फॉर्म में। तो एनसीईआरटी ने क्लियर कट कह रखा है कि 60% प्लांट रिलीज देयर pollen grain at 2 cell stage, while the remain release at 3 cell stage। तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए फर्स्ट आंसर सीधा सीधा बन जाता है ना सर जी। तो सही है। और तो क्या है इसके अंदर, अब इसमें लिखा है ये सर पॉलीगोनम की बात करेंगे। बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन है। ये अपन देखते हैं कि जैसे एनसीईआरटी ने सर यूज कर रखा है मोनोस्पोरिक शब्द जी, है ना। मोनोस्पोरिक मतलब इन्होंने कहा है कि जो कहीं ना कहीं इस तरीके से एक ओव्यूल होता है, इस ओव्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, उस न्यूक्लियस में यहाँ पर कोई एक मेगास्पोर मदर सेल की तरह वर्क करता है। अब इसमें जब मियोसिस होता है तो यहाँ पर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन जाते हैं जी, है ना सर। अब इसमें से कहा जाता है
कि out of them 3 megaspores towards the micropylar and are degenerate. बिल्कुल. While the remain functional megaspore is present towards the chelicial end of ovule. है ना सर? जो आंसर ने आपको दूसरा क्वेश्चन और साथ बता दिया. उन्होंने ये बताया कि जैसे हम मोनोस्पोरिक की बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच सेल एक्ट एज फंक्शनल मेगास्पोर, तो उसका आंसर आता है टुवर्ड्स चले. हाँ, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन और बताया तो आंसर है. इसमें कई क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हो ना. तो ये जो है ये एक स्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर है. ये 3 बार माइटोटिक डिवीजन होगा सर जी. और ये एक एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाएगा और एम्ब्रियो सैक जो बनेगा उसमें वो 7 सेल होगी. इसलिए कंडीशन होगी यहाँ पर इस तरीके से, ये आपका सेंट्रल सेल हो जाएगा, ये एंटीपोडल सेल हो जाएगा, है ना सर जी. और ये कहीं ना कहीं इसकी सेंट्रल सेल बनती हुई हमको नजर आएगी जी जी, है ना जी. तो ये सेंट्रल सेल हो गई. अब ये अपना कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम ये एम्ब्रियो सेल जी. मतलब अब ये एम्ब्रियो सेल बन गया. लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पॉलीगोनम शब्द क्यों खास हो रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी ने मोनोस्पोरिक शब्द यूज कर रखा है. अब इस डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब अपन मोनोस्पोरिक कह सकते हैं. अब ये मोनोस्पोरिक, अब मोनोस्पोरिक जो डेवलपमेंट स्टडी किया जाता है वो पॉलीगोनम प्लांट में ही किया जाता है. स्टडी किया जाता है. स्ट्रासबर्गर ने किया था इसको फर्स्ट टाइम पॉलीगोनम स्टडी. सो इसको नेम दिया हमने पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेल. इसलिए खास हो जाता है. डॉक्टर साहब वैसे 2 और अपन डेवलपमेंट पढ़े हायर क्लास में पढ़ते हैं. बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक. हाँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर मोनोस्पोरिक पूछा जाएगा तो बाई और टेट्रा जरूर पूछा जाएगा. तो बाइस्पोरिक एलियम में और टेट्रास्पोरिक एडोक्सा जो एक प्लांट है उसमें स्टडी किया जाता है. तो जब भी मोनोस्पोरिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो संभावित ये चीज है कि वो पॉलीगोनम भी आपसे पूछ ले. तो अब बात आती है कि पॉलीगोनम प्लांट के गुरुकोश में कितने अगुणित कोशिकाएं पाई जाती हैं सर. तो सारी की सारी सेल्स जो है वो हैप्लॉइड, ऑल सेल्स आर हैप्लॉइड. 3 सेल सेट आपको टुवर्ड्स चैलेंजल एंड मिलेगा. इसके लिए हमने आप वर्ड यूज किया एगाप्रेटस. तो 3 सेल्स और टुवर्ड्स चैलेंजल एंड 3 एंटीपोडल्स. तो 6 सेल हो गई. और ये सिंगल एक कंबाइन मतलब इट इज बाइन्यूक्लियर सेल बट सिंगल सेल. सो टोटल सेल आर 7 होती हैं. लेकिन यहाँ पर सर ये जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये 2n भी हो जाता है. इसलिए यहाँ ऑप्शन में आपको ऐसा कुछ पूछा गया है कि इसमें आप कितनी देंगे 6 सेल वाली, है ना. क्योंकि एक्चुअली इसके लिए ये भी कहा जाता है कि नो डाउट जो n+n होता है, लेकिन एट अ टाइम जब फर्टिलाइजेशन होना होता है तब ये 2n में भी कन्वर्ट होता है. हाँ, सेल बाइन्यूक्लिएट होने की वजह से 2 न्यूक्लियस रखेगी ना. इसलिए ये वाली जो सेल है ये हैप्लॉइड नहीं है. टोटल सेल तो 7 है बट 3 हैप्लॉइड और ये 2n हो गया. तो इसलिए क्या हो गया 6 सेल हैप्लॉइड है और 1 सेल डिप्लॉइड. बिल्कुल सही. तो ये आंसर आपका बन जाता है 6 सेल. इसी पर हमारा एक क्वेश्चन और आ जाता है. ये अगला पूछे कि यदि आपको फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक में हाउ मेनी सेल्स आर मतलब हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड प्रेजेंट, तो आपका आंसर क्या आएगा उस कंडीशन कौन सा? हाँ, तो उस कंडीशन में आपका जब वो फर्टिलाइज्ड सेल होगी जी, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक की बात कर रहे हैं. हाँ, तो ये सिनर्जिप तो सब गायब हो चुके होंगे जी. बिल्कुल. ये आपके पास जो है ना डिसअपीयर होगी, है ना. तो सिनर्जिप तो ये यहाँ से डिसअपीयर हो चुकी होगी जी. मींस यहाँ पर आपका एक तो जो फर्टिलाइज कंडीशन है वो एग बच गया. ये तो आपका जाइगोट बन चुका होगा, 2n हो गया, 2n हो चुका होगा जी. और ये आपका pn में कन्वर्ट हो गया, है ना. ये 3n हो गया. हाँ, ये 3n हो जाएगा. बस हैप्लॉइड एक भी नहीं. हैप्लॉइड एक तो आपके पास हैप्लॉइड का तो 0, डिप्लॉइड का 1 और ट्रिप्लॉइड का भी 1. ये आंसर आ जाता है. तो ऐसे आंसर बने. ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली अपने आप में एक कंसेप्ट है. तो हमें इन चीजों को याद रखना चाहिए, है ना सर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. तो मेगास्पोरेंजियम रिप्रेजेंट गुरु बीजाणु धानी निरूपित करती है. मेगास्पोरेंजियम जैसे मेगास्पोरेंजियम का कंसेप्ट ज्यादातर तो हम लोग
लोअर प्लांट्स में सब ज्यादा देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम। जी जी। लेकिन यहाँ जब हायर प्लांट में चले जाते हैं तो ये फिर ओब्यूल में कन्वर्ट होता है। जी बिल्कुल। मतलब जिम्नोस्पर्म से ये कहानी ओब्यूल के अंदर चली जाती है, बिल्कुल है ना? सही है। क्योंकि ओब्यूल में ही बाद में फिर मेगास्पोर मदर सेल होते हैं, मियोसिस के बाद में फंक्शनल मेगास्पोर उसी के अंदर जनरेट होते हैं। तो ये एक बार मुझे याद है सर 2013 या 14 में ये क्वेश्चन सीधा आ चुका है। अच्छा, एनसीईआरटी में जहाँ ओव्यूल, पिस्टल ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम, तो वहाँ ब्रैकेट में ओव्यूल भी लिखा हुआ। जी बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ जी। तो अपना ये ओव्यूल इसका राइट आंसर है ना? आप एक कार्पेल को इक्विवेलेंट टू मेगा स्पोरोफिल मान सकते हो और आप एक ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम कह सकते हो, मान सकते हैं, बिल्कुल, है ना? हाँ, और एक स्टेमन माइक्रोस्पोरेंजियम स्पोरोफिल और एंथरलोब है वो माइक्रोस्पोरेंजियम। बिल्कुल। नेक्स्ट है ये which of the following is not correct about the sporopollen? जी, स्पोरोपोलेन के लिए क्या सही नहीं है? पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड ड्यू टू इट, मतलब स्पोरोपोलेन की वजह से ही लंबे समय तक फॉसिलाइज्ड फॉर्म में चले जाते हैं। एक बात हमेशा के लिए बच्चों याद रखना कि स्पोरोपोलेन के लिए बात कही जाती है कि स्पोरोपोलेन इज हाईली रेजिस्टेंट नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ नेचर। बिल्कुल सही है। नेचर का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जी। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा तो बायोटिक कंपोनेंट है। ऐसे ही आपके लिए वहाँ एंडोस्पोर के लिए कहा जाता है सर। जी जी जी। कि वहां पर ऐसे सेंटेंस सेम है, बिल्कुल। वहाँ नॉन लिविंग की जगह लिविंग कर देते हैं। बिल्कुल। एंडोस्पोर इज हाईली लिविंग स्ट्रक्चर, रेजिस्टेंस लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ नेचर। जी। तो वही चीज है कि यहाँ पर स्पोरोपोलेन सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, इसलिए पोलन ग्रेन फॉसिलाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंस रहते हैं। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलेन इज सो फार नो। ये बात सही है, बिल्कुल। अभी तक कोई ऐसा एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ है जो इसको डिग्रेड कर सके। तो इसका मतलब है सर ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये तो हमारे सही जा रहे हैं जी। अब एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेन, बिल्कुल ये भी सही है सर। हाँ, स्पोरोपोलेन मतलब मेनली एक्साइन का जो कंपोनेंट है वो स्पोरोपोलेन और इंटाइन सर पेक्टोसेलुलर है ना, बिल्कुल। तो ये भी सही हो जाता है जी। इट इज प्रोटीनेस, यहाँ ये गलत हो गया, गलत, इसी की वजह से ये रॉन्ग हो गया। मोस्टली क्या होता है, ये एक फैटी सब्सटेंस है, फैटी सब्सटेंस है ना। हाँ। ये दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू पोलन ग्रेन फ्रॉम हाई टेम्परेचर। मतलब बात यही है कि ये बाकी सारी बातें सही है। यदि यहाँ पर हम लोग फैट वर्ड यूज कर लेते तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होता है, बट प्रोटीनेसिस की वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग। बिल्कुल, ये अच्छा क्वेश्चन है। स्पोरोपोलेन पर अक्सर क्वेश्चन आते हैं, इस चीज को याद रखें। तो हमारा सर राइट आंसर यही बन जाता है, क्योंकि इसने रॉन्ग पूछा है, क्योंकि ये रॉन्ग पूछा है तो ये राइट आंसर बन जाता है। बिल्कुल सही। अब है पेपर एंड चाइना रोज सोप। अफीम गुड़हल में क्या होता है? सिनकार्पस स्पेशल, एपोकार्पस स्पेशल, मोनोकार्पेलरी कंडीशंस, नन ऑफ दीज। तो सर इसमें सिनकार्पस कंडीशन, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। सिनकार्पस, ऑल कार्पल्स आर फ्यूज्ड, आप लोग जानते हैं। मालवेसी फैमिली है वो पेंटाकार्पेलरी होती है, 5 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। आपने लेडी फिंगर देखी है भिंडी, पर आप उसको कट करते हो तो उसमें आपको 5 चैम्बर नजर आएंगे। ईच चैम्बर रिप्रेजेंट 1 कार्पल, लेकिन सारे फ्यूज होकर एक सिंगल ओवेरी में डेवलप हो गए। तो इसके लिए हम लोग सिनकार्पस पिस्टल वर्ड यूज। बिल्कुल सर। मतलब हम यहाँ ये भी कह सकते हैं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हम फ्लावर की गाइनोसियम एक बार चलो नहीं देख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम इन्हें याद रखने के लिए इनके फ्रूट्स को देख सकते हैं। बिल्कुल, जॉन सर ने बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर कि आप एक फ्रूट को ऑब्जर्व करके उसकी ओवरी में कितने चैम्बर है या उसमें कितने कार्पल इन्वॉल्व हो रहे हैं पता कर सकते हैं। तो हम घर में हर रोज लगभग, और मेरे ख्याल से आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने भिंडी को कम से कम नहीं देखा। तो फर्स्ट आंसर, तो एक भिंडी का इनको डायग्राम बना के दिखा देते हैं कि आखिर
किस तरीके से ये हम चैम्बर इनमें कंसिडर कर सकते हैं, है ना सर? जी। तो ये मॉर्फोलॉजी में भी इनके काम आ जाएगी जी। जैसे ये भिंडी का डायग्राम है ना जी। ये अब अगर अपन इसको कट करते हैं, यहाँ ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं जी। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से इसमें चैम्बर 5 चैम्बर जनरेट हो जाएंगे और ये मॉर्फोलॉजी पेंटाकार्पलरी भी हो जाएगी जी भी, और एक्साइल प्लासेंटेशन भी हो जाएगा। ये बच्चों आप लोग बहुत काम की चीज है। ये भिंडी इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि चाइना रोज जो है ना ये मालवेसी फैमिली का मेंबर है और चाइना रोज में भिंडी भी आती है। तो यहाँ पर ये ओव्यूल आपको एक्साइल प्लासेंटेशन देखने को मिलेगा, है ना? तो ये यहाँ पर आपके लिए ओव्यूल की पोजीशन होगी, मल्टी ओव्यूल्स प्रेजेंस इन ईच लॉक्यूल। तो आप यहाँ पर देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सिर्फ यही नहीं है कि हम मॉर्फोलॉजी में ही चीजें जाके समझेंगे, हम एम्ब्रियोलॉजी के रेस्पेक्ट में भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सिनकार्पस का मतलब हो गया एक से ज्यादा कार्पल आपस में फ्यूज हो रही हैं लेकिन कंबाइंड वो सिंगल फ्रूट बना रहे हैं, तो वो सिनकार्पस हो गई। सिन का मतलब एसोसिएशन, यूनाइटेड फॉर्म, है ना सर? अब यहीं पर इनको एक बार एपोकार्पस की भी कहानी समझा दे तो शायद ये बात और अच्छे से हो जाएगी। एनसीईआरटी में मिचेलिया के नाम से इन्होंने एपोकार्पस को दिखाया। जी। अच्छा, अब एपोकार्पस अगर देखना है तो मैं कहूंगा कि कैलाट्रोपस यानी कि आंकड़ा जो होता है ना, इसे हर स्टूडेंट बड़े आराम से देख सकता है। उसमें एपोकार्पस ओवरी प्रेजेंस होती है। एपोकार्पस ओवरी का मतलब है कि जब एक ही थैलेमस पर एक से ज्यादा कार्पल फ्रीली अरेंज्ड हो, ये एक स्टूडेंट एपोकार्पस ओवरी को डायरेक्टली देख सकता है। जी, ये दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए आप कभी कैलाट्रोपस को देखना ऐसे कंबाइंड फ्रूट आता है, ऐसे जुड़ा हुआ फ्रूट आता है, इसका मतलब है कि वो कार्पल एक दूसरे से अलग है, एपोकार्पस कंडीशन है और इसलिए उसके दो अलग अलग फ्रूट्स हमें देखने को। आप इसके फ्लावर को भी देख सकते हैं। फ्लावर को देखेंगे तो ऊपर एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर दिखाई देगी, आप उसको ओपन करिए, उसके अंदर आपको दो इस तरीके से जो कार्पल नजर आ जाएगा। वो एपोकार्पस कंडीशन है, मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया है आपके समझने के लिए, है ना सर? तो इसका आंसर अपन ने क्या दिया सर? फर्स्ट, है ना जी। अच्छा, ये इन द tallest flower of Amorphophallus and in Yucca floral reward is किस फॉर्म में है? तो सर यहाँ ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है मेरे ख्याल से, और इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीटर ये कई जगह काम आएगा कि प्लांट ने सिर्फ खाना खिलाने का ही कंसेप्ट नहीं रखा, रिवार्ड को नेक्टर और पोलन ग्रेन के फॉर्म में ही देना पसंद नहीं किया, क्योंकि उसकी वजह से होता था कि वो जो चीटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं नेक्टर को खाके विदाउट पॉलिनेशन निकल जाते थे जी। तो मुझे बच्चों ने जब पूछा था तो एक बार बड़ा अच्छा कंसेप्ट सामने आया था, उनका ये कहना था कि सर ये चीटिंग कैसे करते हैं, थोड़ा सा ये बात हो जाए। तो इसी पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। एक्चुअली होता ये है कि ये थैलेमस रीजन है, अब यहाँ पर इसमें ये गायनोसियम रीजन, भाई प्लांट भी कोई बेवकूफ तो है नहीं, तो उन्होंने भी जानबूझकर जो नेक्टर्स हैं उनकी पोजीशन अंदर दे रखी है सर, इस थैलेमस के आसपास, है ना? और इस तरीके से इसमें ये पेटल्स की लोकेशन इन्होंने दे दी, ये कैलिक्स की लोकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की है, और यहाँ पर इसमें इनके स्टेमेंस मौजूद हैं, यानी कि फ्लोरल पार्ट दूसरे प्रेजेंस है, लाइक दिस। अब आप सोचो कि नेक्टर की जो पोजीशन इन्होंने दे रखी है वो टुवर्ड्स द इनर सरफेस है नेक्टर, ये नेक्टर की पोजीशन यहाँ है। अब एक इंसेक्ट को अगर नेक्टर खाना है तो अल्टीमेटली इस हिस्से से उसे पास आउट होना पड़ेगा सर, बिल्कुल। और जब इस हिस्से से पास आउट होगा तो कहीं ना कहीं इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं उस नेक्टर जो इंसेक्ट है उसकी बॉडी से कनेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। अब जब ये प्रोसेस रिपीटेडली इसी तरीके से अदर फ्लावर्स के साथ में भी कंडक्ट करेगा तो ऐसी कंडीशन में फिर वो पॉलिनेशन को अंजाम दे देगा सर जी, बिल्कुल। लेकिन जो चीटर्स है, मैंने स्टडी किया है कि चीटर्स इस पॉइंट को यहाँ पर पंच करते हैं जी, और यहाँ से सीधे नेक्टर खा के निकल जाते हैं और इस हिस्से से वो आते ही नहीं। मतलब ये आप समझ लो कि जैसे चोर है वो घर के पीछे के दरवाजे
फिल्टर होते हैं और वो जो है जो मटेरियल है, जो एनर्जेटिक सब्सटेंस है, उसे खा के वो चले जाते हैं। तो इस तरीके से, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब इन्होंने इस प्रोसेस को रोकने के लिए इन्होंने प्रोसेस ही चेंज कर दी। किसी इंसेक्ट को इन्होंने सेफगार्ड दिया कि भाई एग आप सुरक्षित तरीके से जनरेट कर लो। बिल्कुल। किसी को जो से वो हनी बी वाले में वो स्यूडो पॉपुलेशन का कांसेप्ट दे दिया, तो वही उसी से रिलेटेड है। तो एमोर्फोफालस किस तरीके से पारितोष प्रोवाइड करता है, तो नेक्टर के फॉर्म में तो नहीं करता, पोलन ग्रेन्स के फॉर्म में भी, यानी कि ये दो कांसेप्ट पढ़ाई दिए। प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग देयर एग्स, तो ये सर वहां पर बिल्कुल आंसर सही बन जाता है। चला जाए, हां ठीक है, यस सर। तो द कोकोनट वाटर ऑफ टेंडर कोकोनट इज, मतलब कच्चे नारियल में मामला ये है सर कि मैंने स्टडी किया है कि तीनों तरीके के एंडोस्पर्म पाए। बिल्कुल, हां बिल्कुल, इनिशियली न्यूशियर, हेलोबियल एंड बिल्कुल। तो जो लेकिन वाटर टेंडर की बात कर रहा है तो इसमें फ्री न्यूक्लियर है ना। तो आप इसे याद रखना कि कोकोनट के अंदर तीनों तरीके के एंडोस्पर्म। हाँ, इनिशियली होगा आपके पास फ्री न्यूक्लियर, देन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाता है और वो वॉल पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम कर्नेल के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो वो सेलुलर हो जाता है बाद में, बट इनिशियली लिक्विड फॉर्म में फ्री न्यूक्लियर होता है। बिल्कुल, बढ़िया क्वेश्चन है जी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसा भी है, कोकोनट पे जो एडिबल पार्ट है वो क्या है, इसमें फ्रूट खाने लायक नहीं है, इसमें एंडोस्पर्म भी खाने लायक है ना। तो ये है कि द लार्जेस्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज, मींस ये एम्ब्रियो सेक की बात कर रहा है। एम्ब्रियो सेक में जो लार्जेस्ट सेल अभी अपन ने डायग्राम बनाया था मिडिल वाली, वो जो सेंट्रल सेल होती है, ये तो यहाँ पर स्मॉल हो गई, तीनों स्मॉल हो गई, ये भी स्मॉल हो गई, स्मॉल हो गई। तो ये जो बीच में अपन ने यहाँ पर जनरेट की थी इस तरीके से, ये जो सेल है ये सबसे लार्जेस्ट हो जाती है, सेंट्रल सेल इज राइट आंसर, है ना बेटा। तो ये इस तरीके से आप चीजों को ध्यान रखना, ये अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। The body of ovule fused with funicle in the region called the placenta. It is wrong statement. Wrong. हाँ, हाइलम बोलेंगे उसके लिए, वो तो प्लेसेंटा हो जाएगा ना। वो हाइलम, हाँ, अगर ये चलेंगे तो प्लासेंटेशन की बात होगी, वो अलग चीज है। Polar nuclei are situated in the separate different cell. नहीं, सेम सेल में होता है। हाँ, सेंट्रल सेल में, सिंगल सेंट्रल सेल में। हाँ, क्रिस्टोगेमस फ्लावर ऑलवेज ऑटोगेमिक, गेमस ये है ना। तो करेक्ट पूछा है तो ये ज्यादा सही आंसर बना है। पोलन ट्यूब रिलीज द टू मेल गैमेट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ egg cell। egg cell नहीं, सिनर्जिड, डिजेनरेटिंग सिनर्जिड, तो ये भी गलत हो गया। हां, तो अपना राइट आंसर थर्ड मिल जाता है जी, है ना। ठीक, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये सीड से रिलेटेड है, एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। तो हाउ मेनी सीड्स इन द लिस्ट गिवन बिलो आर एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक सीड को हम एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। बिल्कुल, एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं। और एंडोस्पर्मिक जो सीड हैं उनका एक बेसिक ये भी स्टडी है कि सर इनको अगर तोड़े तो ये इक्वल टू हाफ में नहीं बढ़ते, हाँ है ना, ये मेजॉरिटी में। हाँ, एक बेसिक जो जनरल जो बच्चा है जो के बारे में नहीं जानता, तो वो उसके लिए ये बात ठीक है। अगर बीज को तोड़ा जाए, सामान तो बाबू बढ़ जाए, जैसे मूंगफली है, चना है, मटर है, दालें हैं, तो ये नॉन एंडोस्पर्मिक हो जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ अपन को ध्यान रखना है कि अपने जो मॉर्फोलॉजी में 4 फैमिली है, उसमें से 2 में एंडोस्पर्मिक है और 2 में नॉन एंडोस्पर्मिक। मींस नॉन एंडोस्पर्मिक है एक तो फाबेसी में, और दूसरा ब्रेसिकेसी में, सरसों की फैमिली, है ना। और एंडोस्पर्मिक की बात करें तो सोलेनेसी और लिलिएसी, तो उससे कंसेप्ट कनेक्टेड है जी। और एक अपना बीज है मोनोकोट, उसमें मोनोकोट मोस्टली ऐसे ही होते हैं, ऑर्किड को छोड़ दिया जाए तो एंडोस्पर्मिक कितने हैं। एक तो कैस्टर एनसीईआरटी ने दे रखा है सर, बीन हो नहीं सकता, चिली सोलेनेसी का मेंबर हो गया, है ना। तो ये चीज, और मेज हो गया। अच्छा, मेज यहाँ हो गया। कोकोनट में भी एंडोस्पर्म एडिबल होता है, ये भी होगा, मोनोकोट है, कोकोनट भी हो गया, और वेट हो गया इधर मेरे पास।
हाँ तो V2 वहाँ हो गया है ना सर जी। तो अपना कितना हो गया 1 2 3 4 एंड 5 सर 5 हो गया फर्स्ट आंसर है। ठीक है तो इसका आंसर अपना फर्स्ट चला जाएगा है ना जी। कैस्टर हो गया और सॉरी सर ये ग्राउंडर नहीं हाँ ग्राउंडेड को ग्राउंडर नहीं आंसर ये हाँ इसका आंसर अपना चलो एक सेकंड ये सर हाँ तो ये कैस्टर एंडोस्पर्मिक हो गया हाँ मेज एंडोस्पर्मिक हो गया बिल्कुल है ना चिल्ली एंडोस्पर्मिक हो गया एंड वीट ग्राउंडर जी, होपफुली नॉन एंडोस्पर्मिक नॉन तो ये 4 यानी कि अपना सेकंड आंसर बन जाता है ना सर select the plant species which produce flower only once in their lifetime. Generally, of their 50 to 100 years, produce large number of fruits and मतलब ये सर मोनोकार्पिक मतलब ना प्लांट की बात कर रहे हैं जैसे प्लांट पेरिनियल भी है बट मोनोकार्पिक है अपने लाइफ स्पान में वन टाइम फ्लावर जो है ना प्रोड्यूस करता है सीड प्रोड्यूस करता है और देन उसकी डेथ हो जाती है तो जनरली ये कंडीशन हम लोग बैम्बू में देख सकते हैं बैम्बू ये चार्ट में लिखा भी है जी तो फर्स्ट आंसर मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक जी ये भी कई बार पॉलीकार्पिक का मतलब होता है कि वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान लगभग हर साल फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन बांस के लिए कहा जाता है कि अपनी लाइफ साइकिल में ओनली वन टाइम और जैसे ही फ्लावरिंग होती है उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है ड्राई हो जाता है सूख जाता है बिल्कुल तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है नॉर्मली एंजियोस्पर्म प्लांट रिप्रेजेंट द साइफोनोगेमी साइफोनोगेमी का मतलब है कि जब जो मेल गैमीट है थ्रू द पोलन ट्यूब मूव होते हैं तो वो साइफोनोगेमी होती है एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन व्हाइल द एल्गी रिप्रेजेंट फॉलोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एल्गी में दोनों हमें देखने को मिलते हैं एक्सटर्नल भी मिलता है और इंटरनल भी मिलता है तो सर जैसे बात है नॉन साइफोनोगेमी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टू टाइप होता है एक मेल गैमेट्स जो है वो मतलब फ्री स्विमिंग कर और फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं उस कंडीशन के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं जूडायोगेमी जूडायोगेमी कैरेक्टरिस्टिक है लोअर प्लांट्स का और हम लोग डाइवर्सिटी में स्टडी करते हैं कि प्लांट्स जो है वो वाटर से फ्री क्यों नहीं हुए लोअर प्लांट्स बिकॉज दे रिक्वायर मतलब वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन उनमें जूडायोगेमी शो होती है जैसे ही प्लांट वाटर से फ्री हुआ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हुआ तो उसने क्या किया साइफोनोगेमी डेवलप कर लिया तो व्हेन पोलन ट्यूब कैरी मेल गैमेट देन इट कॉल्ड साइफोनोगेमी अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जैसा चौहान सर ने बताया कि एल्गी में दोनों टाइप का हम लोग फर्टिलाइजेशन देख सकते हैं आई मीन एक्सटर्नल और इंटरनल बट उसमें क्या होगा जो गैमेट्स हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं मोटाइल होते हैं एक्वस मीडियम में आई मीन वाटर के अंदर क्या करते हैं फ्री स्विमिंग करने की कैपेबिलिटी रखते हैं चौहान सर तो उसमें ये है जैसे यूलोथ्रिक्स है ना यूलोथ्रिक्स एल्गी में हम हालांकि डाइवर्सिटी का ये सेगमेंट है लेकिन हमें चूंकि रिस्पेक्ट ये से रिप्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में ये बात करनी है तो यहाँ कहा जाता है कि इसमें कोई भी एक सेल अपने गैमेटेंजियम की तरह वर्क करती है सर सबसे पहले तो ये गैमेटोफाइट प्लांट है यूलोथ्रिक्स है ना तो इसमें यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन से बहुत सारे ऐसे गैमेट्स जनरेट हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये बाहर जब आते हैं तो ये आइसोगेमी शो करते हैं सर और आइसोगेमी मतलब ये दो एक मेल फीमेल गैमेट और मेल की तरह ये बिहेव करेंगे ये दोनों आपस में वाटर के अंदर फर्टिलाइज होंगे और यहाँ पर अल्टीमेटली ऐसे जायगोट का फॉर्मेशन कर देंगे ये 2n कंडीशन बन जाएगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन और फिर इसमें मेयोसिस होगी और अल्टीमेटली ये 4 फिर से जूस्पोर बनेंगे ये सुटेबल कंडीशन में जाके डिवाइड होकर फिर से यूलोथ्रिक्स का फॉर्मेशन कर देंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये वाटर मीडियम के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रही है मेल और फीमेल तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया और इंटरनल हमें जहाँ पर oogamous रिप्रोडक्शन होता है जैसे वॉल्वॉक्स है फाइकस है इनमें हमें इंटरनल सेक्सुअल अच्छा एक और बहुत पूछा जाता है वो स्पाइरोगारा वाला जी उसमें भी कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है हाँ वो इंटरनल ही होता है उसमें होता है इंटरनली है और कॉन्जुगेट्स ऑर्डर उसका इसी बेस पे होता है कॉन्जुगेशन ट्यूब पर हां कॉन्जुगेशन ट्यूब मतलब एक बहुत अच्छी बात आपको सर ने बताई है कि
स्पाइरोगारा में इंटरनल है और यूलोथ्रिक्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो दोनों तरीके का हमें देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब हम फर्स्ट आंसर को सही यहाँ साइक्लोगेमी पोलन ट्यूब से होती है और एल्गी में पोलन ट्यूब से नहीं बनती, इसलिए ये सेकंड रो हो गया। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकेला नहीं होता, एक्सटर्नल इसमें क्या होता है, डोमिनेंट होता है, इंटरनल तो कुछ भी मिलता है, सो ये भी रोग हो गए। और एम्ब्रियो डेवलपमेंट तो बिल्कुल नहीं होता, एल्गी जो है नॉन एम्ब्रियोफाइट्स है, इसलिए फर्स्ट आंसर कह सकते हैं कि थैलोफाइटा के सदस्य। हाँ, थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा का यूनिक कैरेक्टर है जायगोटिक मियोसिस। जायगोटिक मियोसिस मतलब ये जायगोट सीधे मियोसिस कर जाएगा, तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं कभी भी नहीं होगा। तो ये हो गया इसका फर्स्ट आंसर। जी। अब ये कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, निम्नलिखित संरचनाओं पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर हाउ मेनी अबव स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान दो, स्ट्रक्चर तो है ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करेंगे, तभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक सेक्सुअल एसेक्सुअल की बात स्टार्टिंग में थोड़ा एक्सप्लेन की। तो यहाँ पर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों के स्ट्रक्चर्स दिए एंड क्वेश्चन ये कहता है कि प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जायगोट बनेगा सर, बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर है, फीमेल आपस में जुड़ेंगे तो जायगोट तो बनना है। अब कोनिडिया एसेक्सुअल के रिस्पेक्ट में बनेगा पेनिसिलिन में, है ना, ऑफसेट वेजिटेटिव मान सकते हैं, वेजिटेटिव आ जाएगा एसेक्सुअल, मतलब सेक्सुअल तो नहीं है, पोलन ग्रेन है, सेक्सुअल भी सेक्सुअल में बनेगी मेल गैमेटोफाइट की तरह, ट्यूबर वेजिटेटिव में, और ये वेजिटेटिव में है तो हम इसको भी नहीं मानेंगे। तो मेरे हिसाब से ये अपना थर्ड आंसर सही बन जाएगा, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, एनसीईआरटी में है और एम्ब्रियोलॉजी पार्ट में ही है। तो यहाँ पर है, ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, वहां पर लिखा है सिलेक्ट राइट ऑप्शन फॉर ए एंड बी सेंटेंस। ए और बी जो सेंटेंस है उसके लिए सही सेलेक्ट करना है। मेज कंटेन यूनिसेक्सुअल फ्लावर बट मे परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जिटेनोगेमी कर सकता है, जिटेनोगेमी हो सकती है, क्योंकि बीज में अपर साइड में जो मेल फ्लावर होते हैं और लीफ की एक्सिस में फीमेल फ्लावर नोड रीजन पर आते हैं, तो सो इट इज करेक्ट, सही है। पपाया कंटेन यूनिसेक्सुअल फ्लावर बट मे नॉट परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन। यस, ये भी करेक्ट, क्योंकि ये दोनों में प्लांट ही अलग-अलग होते हैं, प्लांट ये तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। बिल्कुल 100% ये भी करेक्ट। तो स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? सेकंड, सॉरी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, थर्ड आंसर ए एंड बी आर करेक्ट, बिल्कुल सही, ठीक है, ओके सर। अब है मैच द कॉलम। देखो आजकल कॉलम वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ये थोड़े आसान भी होते हैं, अगर एक या दो ऑप्शन हमको सही पता है तो बड़े आराम से हम कर लेते हैं। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, है ना। कॉलम फर्स्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर अपन ने इसमें एक डायग्राम भी दे रखा है, इसके आगे वाले पेज पर। हाँ, ये तो एक बार इसको डायग्राम को समझ के फिर अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आप देखो ध्यान से, ये एक ऐसा डायग्राम है जिस पर संभावित क्वेश्चन है। जैसे तीन तो मेरी नजर में हमेशा ही रहते हैं, जैसे ये स्कूटेलम है, जैसे मोनोकॉट एम्ब्रियो के सिंगल कोटिलेडन मानते हैं। सर इसमें रीजनल फूड की भी बात करी गई है, इन्होंने कहा है कि लेटरल साइड में सील्ड फॉर्म में भी प्रेजेंस है। जी जी जी। अब यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है एपीब्लास्ट, तो एपीब्लास्ट को कहीं ना कहीं वेस्टिजियल कोटिलेडन कंसीडर किया जाता है कि डाइकोट से मतलब मोनोकॉट जो है वेल एडवांस्ड प्लांट या मोर एडवांस्ड प्लांट होता है, तो सेकंड कोटिलेडन जो है वो रिड्यूस हो गया, वेस्टिजियल हो गया, वेस्टिजियल है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वेस्टिजियल फॉर्म माना जाता है क्योंकि डाइकोट से ही मोनोकॉट का ओरिजिन हुआ। ये एपीब्लास्ट अगर एक कोटिलेडन के फॉर्म में होता तो यहाँ दो कोटिलेडन हो जाती है, फिर ये डाइकोट हो जाता है ना। तो ये कहीं ना कहीं सर ये भी शो करता है कि डाइकोट से ही मोनोकॉट का ओरिजिन है। तो ये एक अच्छा क्लू है एक तरीके से। और ये कोलियोराइजा अच्छा खासा क्वेश्चन आपसे बनता है, ये कोलियोपेटाइट का अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। हाँ, तो अब आते हैं एपीब्लास्ट अधिकोरण क्या है? रिड्यूस कोटिलेडन सर। हाँ, अभी अपन पीछे देख कर आए हैं ना, तो आप इसको इसके साथ में मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं। वन कोटिलेडन ऑफ एम्ब्रियो, उसके लिए आपने अभी बताया जैसा कि स्कूटेलम बिल्कुल, माइक्रोराइजा ये रेडिकल रीजन रेडिकल हो गया, ये वाला किसी पे से नहीं होगा क्योंकि ये कोलियोराइजा की बात कर रहा है। हाँ हाँ हाँ,
इसलिए ये थर्ड किसी से नहीं जुड़ेगा। माइकोराइजा फंगल एसोसिएशन हो गया। हाँ, तो इसमें ए में अपना आ गया सेकंड, नहीं हाँ सेकंड में सेकंड, हाँ, और बी में फर्स्ट एंड सी में फोर्थ, तो सेकंड आंसर, सेकंड आंसर सही बच जाता है। ठीक है सर, बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ, तो आंसर सर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। Select the wrong statement for the cleistogamy of flower in plant. Cleistogamy अच्छा क्वेश्चन है। क्लिस्टोगेमी पर अक्सर क्वेश्चन आते हैं। क्लिस्टोगेमस वो फ्लावर है जो कभी भी ओपन होते ही नहीं है और इन्हें पॉलिनेटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वो अपने स्टेमन से सीधे ही 100% पॉलिनेट होते हैं। 100%। क्लिस्टोगेमस फ्लावर लैक रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटर्स। करेक्ट है, बिल्कुल सही है ना। It is the adaptation of orthogamy. Yes sir, बिल्कुल भी सही है। तो रॉन्ग पूछा जा रहा है। It perform in Oxalis viola. हाँ बिल्कुल ठीक है, ये दोनों एग्जांपल हैं इसके। Comelaena. हाँ, Comelaena, Oxalis and viola, 3 एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। Their flower are colored containing aroma. जरूरत ही नहीं है सर। हाँ, क्योंकि इन्हें इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना नहीं है तो सेल्फ पॉलिनेशन कोई भी इस टाइप की जरूरत है नहीं। सो इट इज रॉन्ग। तो ये कहीं हमारा राइट आंसर भी यही बन गलत पूछा है ना, तो ये राइट आंसर है। ठीक सर, ये इस टाइप के अगर क्वेश्चन कभी भी आए तो आप सीधा एक डायग्राम बनाओ और उससे आप चीजों को करेक्ट करो। In male plant contain 2n is equal to 30 chromosome in leaves. Female plant है 2n is equal to 67. तो chromosome contain number of aleurone layer and embryo rhizome, है ना। तो इसका अपन देख लेते हैं कि जैसे एम्ब्रियो सेक की बात हमें करनी पड़ेगी। फीमेल पार्ट है तो फीमेल इसमें क्या दिया दे रखा है सर, 2n equal to 60। तो इसका एग जो है कितना हो गया 30 क्रोमोसोम का, और ये जो पोलर न्यूक्लियाई है 30, उनमें भी 30 एक बार कंसीडर कर लेते हैं। हाँ, है ना। हाँ, ये अब इसने मेल प्लांट की बात करी है सर। हाँ, तो मेल प्लांट का मतलब है कि इसमें 15 हाँ 15 हो गए, तो 15 इसमें हाँ, और 15 फिर इसमें भी। अब ये बात कर रहा है कि एम्ब्रियो रीजन में, एम्ब्रियो तो ये इससे फ्यूज हो जाएगा सर, हाँ, है ना। और एलिरोन लेयर का मामला ये तो वो भी 3n होती है। हाँ, वो एंडोस्पर्म का पार्ट है तो ये वो यहाँ आ जाएगा सर। हाँ, तो एलिरोन लेयर जो होगी उसमें तो कितना हो जाएगा 75। हाँ, तो एलिरोन लेयर में तो 75 हो रहे हैं। अपना 75 एक तो यहाँ जा रहा है और एक वहां जा रहा है सर जी, और दूसरा अपना यहाँ 45। तो अपना ये सेकंड आंसर सही हो जाएगा सर, है ना सर। बिल्कुल। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप सीधा ऐसे डायग्राम बनाओ और उससे आप सॉल्व कर। आप इसको डायरेक्ट थोड़ा जल्दी करना चाहें तो एंडोस्पर्म के लिए आपको क्या करना होगा, फीमेल को है वैसा को वैसा रखना एज इट, तो 60 का 60 रह गया और मेल को हाफ करके इसके साथ ऐड कर दो, तो हाफ कितना होता है 15 इसका, तो इसको आपने इसके साथ अटैच कर दिया तो क्या हो जाएगा 45। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, 75। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सर मैंने ये डायग्राम अपन लोगों ने ये डायग्राम मेरे ख्याल से इसके लिए परफेक्ट था कि एलुरोल ये और यहाँ पर एक चीज और है कि ये जो मोनोकॉट होते हैं, वीट है, मेज है, इसमें लेटरल साइड में यहाँ एम्ब्रियो की जो अपन ने अभी ग्रीन कलर का एम्ब्रियो देखा था उसकी पोजीशन यहाँ है, और इन दोनों एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म जो स्टार्ची एंडोस्पर्म इन दोनों को सेपरेट करता है। इनसाइड ये लाइन लिखती है प्रोटेक्शन प्लस सेपरेशन, तो वो ये एलुरोन लेयर के जरिए होता है। अब यहाँ पर एलुरोन लेयर में सर प्रोटीन का स्टोरेज भी होता है, इसलिए हम एलुरोप्लास्ट भी वर्ड यूज करते हैं प्रोटीनोप्लास्ट, है ना सर जी। तो हाउ मेनी स्पेसिफिक एडेप्टेशन फॉर द पॉलिनेशन आर इंक्लूडिंग एज कोएवोल्यूशन टू प्रिवेंट हार्म फ्रॉम चीटर्स। ये वही चीज आ गई सर, एक बार आपने जैसा कि अभी अपन ने एक बार पीछे अपन ने किया था, तो मेल हनी ये तो चीटिंग बचने के लिए ही तो किया था इसने। नहीं, इसने कहा कि जो है ना मतलब इसके चीटिंग को बचाना है। हाँ, तो ये एक पार्ट हो गया। अच्छा, इसने मौत यक्काने के लिए सेफ सिस्टम दिया कि भाई अंडे दे दो और पॉलिनेशन कर लो। जी बिल्कुल है, तो आपको हम खाना पीना नहीं दे पाएंगे क्योंकि चीटर से बचने का सिस्टम था। अच्छा, ये भी ब्लास्टोफेगा एक स्पेस में छोटा सा पोर रखा गया सिर्फ अपने
स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को ही एंटर कराने के लिए, है ना। ये इसमें कंसिडर नहीं होगा क्योंकि इंसेक्ट और क्रॉप, यहाँ तो कोई भी इंसेक्ट आ सकता है। नहीं, क्रॉप में एनिमोफिली जो आंसर जो है कॉमन रहेगी ना, इसलिए वहाँ पे चीटिंग का कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, तो बट एक थोड़ा एडेप्टेशन वाली बात है। जो आंसर मैं कुछ कहना चाहूंगा कि हनी, मेल हनी बी और ऑर्किड्स शो शूडो कॉपुलेशन, so it is the example of cheating. It is the example of cheating. चीटिंग है, लेकिन ये क्वेश्चन चीटर से बचने के लिए उसकी बात है, तो इसलिए ये हम लोग इसको रोंग मानेंगे, ये रोका नहीं जा सकता ना इससे। नहीं, इसमें ऐसे था वो जो नेक्टर खाने आते हैं, नहीं ग्रेन खाने आते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अपना क्वेश्चन जो है एक बार देखिएगा। ये को-इवोल्यूशन की बात कर रहा है। हाँ सर, इसको अपन ने को-इवोल्यूशन के फॉर्म में तो प्रिवेंट हार्म फ्रॉम चीटर। हाँ, तो को-इवोल्यूशन किया ही इसलिए था। ये तो सबसे बड़ा को-इवोल्यूशन का एग्जांपल है सर। हाँ, बिल्कुल सही। उसने ये बात कही कि अगर ऑफराइस मेडिटेरियन ऑफराइस जो ऑर्किड है, उन्होंने जरा सा भी उस अपने पेटल का कलर चेंज करने की कोशिश की तो उनमें पॉलिनेशन होना बंद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। खास तौर से उन्होंने ये को-इवोल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल। जी बिल्कुल। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन तो आगे, फोर्थ नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? ये अपना सेकंड आंसर। ठीक, थैंक यू जॉन सर। सर ये एक्चुअली ये एक डायग्राम है जो यक्का को रिप्रेजेंट कर रहा है। कई बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि यक्का और वो सब क्या है। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये जो एक इंसेक्ट आपको नजर आ रहा है, ये मॉथ है और ये यक्का है। तो ये मॉथ जो है इस जगह पर अपने इसकी चेम्बर होते हैं, उनके अंदर सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है टू डेवलप देयर एग एंड एम्ब्रियोस। Group of plant represent same type of pollination process. अब लोटस है सर, तो लोटस में इंसेक्ट हो जाएगा। वाटर एसेंट में हो जाएगा, बट जोस्टियम में वाटर हो जाएगा, हाइड्रोफिली हो जाएगा। हाइड्ला है, वाटर एसेंट है, इसमें सब में हाइड्रोफिली हो जाएगी सर, लेकिन वाटर एसेंट में नहीं होगा। अच्छा, वाटर एसेंट, ठीक। मस्टर्ड, लोटस एंड वाटर, इसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन हम कंसीडर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें वेलिस्नेरिया ट्रापा ये फिर गड़बड़ हो गया। तो इसमें थर्ड आंसर सेम हो गया, एंटेमो, मतलब एंटेमोफिली तीनों में बड़े आराम से अपन स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद में पोलन फिशर इंटरेक्शन रिप्रेजेंट। पोलन फिशर इंटरेक्शन किसके बीच में होता है, क्यों होता है, ये हम आगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर रख रखा है। तो पोलन फिशर इंटरेक्शन में ये बात डिसाइड की जाती है कि स्टिग्मा पर कौन से पोलन ग्रेन को जर्मिनेशन की परमिशन दी जाए सर, या उसको रोक दिया जाए, है ना। तो अट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ पोलन ट्यूब ये तो नहीं होगा, है ना, ये किसी एनर्जेटिक होगा। A chemical mediate process for the identification of right pollen, ये बिल्कुल इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए ही पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है। नहीं तो वेरियस टाइप ऑफ पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद जर्मिनेट हो जाएगा। हां, सही से। तो सबको तो जर्मिनेशन की परमिशन नहीं दी। जी बिल्कुल। इंटरेक्शन मेल फीमेल गैमेट ये नहीं है, ना ऑफ दे जाएंगे, तो राइट आंसर होगा सेकंड। अब है the type of flower which always produce seeds even in the absence of pollinators। तो वही है सर, ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर। जी, अभी बताया था चौहान सर ने आपको कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स है, दे नेवर ओपन, सो उनमें ऑलवेज ऑटोगेमी होगी, सेल्फ पॉलिनेशन होगा और 100% वो फ्लावर फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे। तो क्लिस्टोगेमस मतलब सर्टेनिटी 100% है, पॉलिनेशन होगा और सीड भी बनेगा, है ना जी। Group of plants represent viability period up to months and ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पोलन ग्रेन में महीनों और कुछ years ऐसी बात करेंगे, months कही गई है जी, और मोनोकॉट में 30 मिनट कही है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसके लिए 3 फैमिली दी है वहाँ पर, उन्होंने सोलेनेसी, लेगुमिनेसी, रोजेसी, है ना। तो उसके 2 नंबर है, तो अपना वही है लेगुमिनेसी पी,
पिटूनिया सोलेनेसी रोज। रोजेस। तो अपना ये ग्रासेस में नहीं है मोनोकोट है, क्योंकि ये 30 मिनट का मामला हो जाएगा, वीट में 30 मिनट हो जाएगा, मेज में 30 मिनट हो जाएगा। तो सीधा सीधा आंसर है, आपको ये उस फैमिली के मेंबर्स याद रखने होंगे ना सर। अब आता है सिलेक्ट द फंक्शन ऑफ टैपिटम ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम की जो टैपिटम है उसका मेन फंक्शन क्या है सर? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। तो फर्स्ट आ जाना डेवलप माइक्रोस्पोर, प्रोड्यूस पोलन किट, ये भी करेक्ट, प्रोवाइड नेचर ऑफ कंपैटिबिलिटी, ये भी ठीक है। ऑल ऑफ द आंसर, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग टू कॉलम है ना, वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव सेल। सर इसके आगे डायग्राम है, देखो इसके आगे डायग्राम है, हाँ ये तो ये देख लो पहले इसको, फिर वो क्वेश्चन बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ये पूरी की पूरी वेजिटेटिव सेल है ना, और ये जनरेटिव सेल। ये बात अलग है कि बाद में ये जनरेटिव सेल फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में आ जाएगी, सेल वॉल से डिटैच हो जाएगी और इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोटिंग करेगी। यहाँ पर ये डायग्राम में देखो खास तौर से इसका जो न्यूक्लियस है वेजिटेटिव का बड़े साइज का है और इरेगुलर, ये सर्कुलर फॉर्म में नहीं, इरेगुलर फॉर्म में है ना। इसका न्यूक्लियस कंपैरेटिवली छोटा है और स्पिंडल फॉर्म में, स्पिंडल फॉर्म में। तो ये इसी से रिलेटेड सर वो क्वेश्चन, तो ये देख सकते हैं वेजिटेटिव सेल, लार्ज न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल में चला जाएगा, मींस ये ए के लिए हो गया। मैक्सिमम आरएनए जी, तो साइटोप्लाज्म भी तो ज्यादा है वेजिटेटिव सेल में, तो ये ए के साइड में चला जाएगा। माइटोटिक डिवीजन ये जनरेटिव के लिए चला जाएगा, तो मेल गैमेट फॉर्मेशन के, हां तो ये उसके लिए चला जाएगा। प्रोड्यूस ट्यूब न्यूक्लियस, ये वेजिटेटिव के हिस्से में जाएगा, वेजिटेटिव के हिस्से में चला जाएगा। ए कंटेन वैक्यूल, ये भी वेजिटेटिव के हिस्से में जाएगा, वेजिटेटिव के। मॉडिफाइड इन डिफरेंट शेप, ये जनरेटिव जी, क्योंकि स्पिंडल और वो ऐसे अटैच होती है। मट टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन इन पी प्लांट, ये भी जनरेटिव के हिस्से में जाएगा। हां जनरेटिव। तो आपके पास आ गया ए के लिए फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बी के लिए क्या जाएगा? तो अपना आंसर ये सर फर्स्ट है, फर्स्ट चला जाएगा, फर्स्ट सेकंड है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आसान होते हैं, कोई बस ये कि सही इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, और ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, what will be the ploidy of endosperm zygote in the cross made between 6 and female and 4 and male? वैसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल, उसमें फीमेल को आप एज इट रख लीजिएगा 6 n, और मेल कैसा है आपके पास 4 n, तो प्लस उसको हाफ करके 2 n, तो ये आपके पास प्लॉइडी आ गई एंडोस्पर्म की, तो 8 n आंसर आ जाएगा इसका। और फीमेल कैसा है 6 n, तो इसका हाफ कर लीजिएगा मियोसिस के लिए, और सॉरी 3 n लिखेंगे अपन इसको, 3 n प्लस और 4 n है तो इसका 2 n हो जाएगा, 5 n, तो 5 n ये आपके पास आ गया। अपना सेकंड आंसर सही होगा, चला है जी बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। बिल्कुल, ये जो फर्स्ट बताया था वैसे ही आप लोग इसको भी कर सकते हैं। फिलिपम एपेंडिस गाइड द पोलन ट्यूब बाय कीमोट्रोपिज्म, बिल्कुल कीमोट्रोपिक मूवमेंट, क्योंकि कीमोट्रोपिज्म में ट्रोपिज्म का मतलब है टर्न टुवर्ड्स, इस तरीके से पोलन ट्यूब की जो है ना ओव्यूल की तरफ टर्न लेती, तो ट्रोपिक मूवमेंट होती है। टैक्सिस में क्या होता है, जैसे आपने लोअर प्लांट्स स्टडी किए, उसके अंदर आपके पास ये जो है ना, हाँ ये आपके पास गैमेट था, ये गैमेट केमिकल्स के रेस्पॉन्स में जो है ना मूवमेंट शो कर रहा है, ये टैक्सिस मूवमेंट है, और ये ट्रोपिक कीमोटैक्टिक कीमोट्रोप्स। हाँ सर, इसमें एक डायग्राम भी है, आप थोड़ा सा आगे इसमें ये देखो, ये इसमें आप बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये यहाँ से ये आए, ये टर्न, ये जो मूवमेंट है ये एक्चुअली कीमोट्रोपिज्म को शो करता है, क्योंकि सिनर्जिक ने यहाँ केमिकल बनाया है, उसके एवज में यानी कि इंडक्शन इफेक्ट प्रोवाइड बाय सिनर्जिट जी, एंड देन पोलन ट्यूब रिप्रेजेंट कर्वेचर मूवमेंट टुवर्ड्स द एंड। ये सर, तो आंसर क्या आ जाएगा? तो अपना आंसर सर कीमोट्रोपिज्म आंसर आ सेकंड आंसर। अब आता है सिलेक्ट करेक्ट पेयर गिवन बिलो। ये कहीं ना कहीं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है सर। तो अगेव
बुलबिल बिल्कुल सही है। पोटैटो, राइजोम ये रॉन्ग है, ट्यूबर होता है। हाँ ट्यूबर होता है। कि जिंजर आई रॉन्ग है, पोटैटो के लिए सिर्फ आई। वाटर आइज ऑप्शन सही है। हाँ ऑप्शन सही है ना। ब्रायोफिलम लीफ बर्ड करेक्ट है ना। हां तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, ये नहीं फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। हाँ यस सर ना। हाँ फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ। हाँ फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ आर थर्ड आंसर। अच्छा बिल्कुल सर। Which of the following event is not involved in post fertilization process? जी यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद का जो प्रोसेस हो रहा है उसमें नहीं है। जी जी क्योंकि देखो एनसीईआरटी ने पूरी एम्ब्रियोलॉजी को 3 मेजर पार्ट में बांटा है। जी जी मतलब प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, है ना। तो उसमें एंडोस्पर्म यस बनेगा, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड बनेगा, होगा फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर ये बिफोर है। ये अपना आंसर अच्छा। हाँ तो पेरिस्पर्म रिमेनेंट न्यूसिलस इन सीड, और सीड के लिए वर्ड यूज करेंगे पेरिस्पर्म, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो बिल्कुल वो तो ओनली थर्ड बिल्कुल। व्हिच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन स्ट्रक्चर? ये कारा है, कई बार क्वेश्चन आता है। इसमें ए पार्ट जो फीमेल पार्ट है सर ऊपर वाला, हाँ इसको, और ये बी मेल, इसको ग्लोब्यूल कहते हैं, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। सही, ये अच्छा खासा क्वेश्चन पीएमटी में आ चुका है बिल्कुल कई बार आ चुका है। सेक्शन ऑफ प्रोडक्शन इज oogamous। हां ओवा बनेगा इसमें। हां बिल्कुल, तो oogamous से हां। इसके बाद में ए इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट व्हाइल बी इज मेल, बिल्कुल सही है ना। हां इसके बाद में कि देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियन एंड ग्लोब्यूल। तो न्यूक्लियन तो हम ए पार्ट को कहते हैं इसको nucleus, this is called nucleus, and lower part is called globule। अच्छा, it contain neck canal cells। सर ये ये ब्रायोफाइट का कैरेक्टर है। हाँ ब्रायोफाइट टू मतलब आप ये मान सकते हो टेडो। हाँ टेडो में भी फर्न था। हाँ फर्न में सिंगल एनसीसी फाउंड इन देयर आर कॉलोनी। तो ये फोर्थ आंसर। हाँ सर फोर्थ आंसर है ना। अब which of the following statement about sporopollen is false? स्पोरोपोलन के लिए क्या गलत है? ये क्वेश्चन हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। Exan is made up of sporopollen, सही है। Sporopollen is one of the resistant organic material, सही है। Exan is a person called the germ core where the spore presents, ये गलत है। ये wrong प्रेजेंस की वजह से। हाँ प्रेजेंस की। एक्साइन पे जहाँ स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है उस जगह पे जर्म पोर बनता है, बिल्कुल इसलिए ये wrong। हाँ अगला ये स्पोरोपोलेनिन कैन withstand high temperature and is strong acid, ठीक है। No enzyme that degrades sporopollen so far is unknown। हाँ लेकिन हिंदी और अच्छा मतलब no enzyme, हाँ सही, विघटित करने वाला कोई भी एंजाइम आज तक ज्ञात नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल सही। हाँ है ना। तो फॉल्स का पूछा है सर। हाँ जी, तो ओनली सी हो जाएगा अपना। जी बिल्कुल ओनली सी। थर्ड आंसर अपना। Inside each microsporangium, several thousand of microspore pollen grains are formed that are released with ये मतलब जो पोलन ग्रेन बनते हैं सर, तो उनका जो फिनोटाइप है वो तो लगभग सेम होता है जी, एक स्पीशीज में। हाँ लेकिन सिंपल है, लेकिन बट जीनोटाइप अलग, बिकॉज़ मियोसिस हो जाता है और मियोसिस होने पर जीनोटाइप जो है चेंज हो जाता है। हाँ सो क्या लिखेंगे? जैसे अपन डाइहाइब्रिड क्रॉस को सर एक बार एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वो याद है ना वो? हाँ बिल्कुल। तो उसमें अपना वो गैमेट फॉर्मेशन होता है, 4 टाइप्स हो गए। हाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई है ना, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये है ना। तो ये स्मॉल आर स्मॉल वाई जी, तो 4 टाइप्स हो गए ना जिम्नोस्पर्म। 4 टाइप्स के जीनोटाइप हो गए, लेकिन जब बाहर से देखेंगे तो सर सेम होगा जी। तो इसलिए अपना सेम जीनोटाइप ये नहीं होगा, सेम फिनोटाइप सही है, मेनी जीनोटाइप। हां इसलिए फोर्थ आंसर अपना बिल्कुल सही चला, बिल्कुल सही। Which of the following prevent autogamy but not the heterogamy?
तो ये ऐसा अपन एक उसके मेज के रेस्पेक्ट में क्योंकि मेन जो प्लांट बॉडी होती है उसके अपर रीजन में यहाँ पर मेल फ्लावर्स होते हैं और ये लीफ है, इसकी एक्सिस में यहाँ पे फीमेल फ्लावर होते हैं। तो गेटेलो की भी हो सकती है बट ओटो नहीं हो सकती। सर ये कैस्टर में भी होता है। हाँ, कैस्टर में भी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ही प्लांट पर एक ही प्लांट पे और वो मेज के भी होते हैं। तो ये फोर्थ आंसर बड़े आराम से बिल्कुल बिल्कुल। पपाया में ऐसा नहीं। हाँ, ये उसी क्वेश्चन का अपना एक और वर्जन था जी। हाँ, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर राइट अबाउट टू एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म के लिए कितने सही है? इट्स डेवलप अर्लियर देन एम्ब्रियो सर, सही है बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं होगा तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट ही नहीं बिल्कुल। पी कंटेन एंडोस्पर्मिक सीड, रॉन्ग है, नॉन एंडोस्पर्मिक है, डाइकोट है बिल्कुल। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्रेजेंस इन कोकोनट, हां सही, तो वो पहला वही है वाटर जो है। एंडोस्पर्म डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन पाइनस, बिफोर होता है। बढ़िया क्वेश्चन है। इट्स डेवलप फ्रॉम पीईएन इन, करेक्ट है। ये सही। तो इसका मतलब है सर अपने 3 सही हो जाते हैं। हां, सेकंड आंसर अपन लगाते हैं जी। आप इन चीजों को ध्यान से समझिए, जैसे पाइनस का भी एंडोस्पर्म यहाँ पर अपन ने कंसेप्चुअली लिया है ना। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात एक्सप्लेन कर दूं कि अगले जो हमारे 4 एपिसोड हैं इसी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पर, तो अब हमने प्री रिप्रोडक्शन का एक सेगमेंट लिया है और फिर फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन का सेगमेंट है जो थर्ड होगा, और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाला सेगमेंट है जी। और फिर हम कंबाइंडली एक बार फिर से रिफ्रेश करके आपको नए सेगमेंट में सारी एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिससे पूरी एम्ब्रियोलॉजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहे। थैंक यू। ओके सर।